आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं लखनऊ के जाने माने संस्कृति विशेषज्ञ, इतिहासकार, साहित्यकार डॉक्टर योगेश प्रवीण जी से। जो भी लखनऊ की संस्कृति के बारे में, लखनऊ के इतिहास के बारे में जानना चाहता है वो सबसे पहले आपके करीब आता है। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतना सारा अपने अंदर साहित्य, संस्कृति और इतिहास समेटे हुए ये कहाँ से आरंभ हुआ, आपके जीवन में कैसे आया? सबसे पहले तो मैं इस वक्त अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि जानी मानी संगीतज्ञ और जो कि मेरे हिसाब से सरस्वती पुत्री हैं, वो पूनम श्रीवास्तव जी, वो हमारे पास हैं, बैठी मेरी बेटी की तरह हैं। शुरू से हमारा उनका संबंध इस तरह रहा है और आज वो मुझसे मेरी ज़िंदगी के वो अनकहे अनजाने सब संदर्भ मांगने आई हैं। हमें अच्छा लग रहा है। उसी तरह है, हमारे लखनऊ में कहा जाता है कि पुर हूँ मैं शिकवों से यूँ राग से जैसे बाजा, पुर हूँ मैं शिकवों से यूँ राग से जैसे बाजा, एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। तो अब मैं इसके जवाब में यही कहना चाहूँगा कि मेरा विश्वास कुछ, मैं ईश्वर पे भरोसा करने वाले में हूँ। उसकी योजना होती है जिसमें जो सिफत दे दे और जिसको जिस तरह से आगे बढ़ा दे। तो बाकी तो जीवन यापन सबका अपना अपना है, कमाना, खाना और दुनिया को देखना और दूसरों के साथ जो उनकी भागीदारी है फिर चले जाना। लेकिन मैंने माना कि कोई ना कोई प्रेरणा या कोई ना कोई ताकत होती है जो इस तरह के काम अपनी तरीके से वसूल लेती है इंसान से। जी। मेरा जो पारिवारिक संदर्भ है सभी जानते हैं। पंडित अमृतलाल नागर ने एक बार कहा था किसी सभा में कि मैंने लखनऊ में रह कर के चौक को तो बहुत करीब से देखा और चौक की गलियों गलियों का हाल और यहाँ की रहन सहन, बोल चाल और संस्कृति को अपनी नावलों में भर दिया जी। लेकिन लखनऊ पर जब मैंने योगेश प्रवीण को काम करते देखा तो ये मुझे मालूम हो गया कि बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि उसके दिल में इसके प्रति बहुत तड़प है और बहुत खोजने में उसको एक दिलचस्पी है और वो इस काम को लेके बहुत नाम करेगा। ऐसा ही मेरे परिवार में भी कहा जाता था जी। जहाँ तक मेरे करियर की बात है, बहुत ही ऊंचा नीचा और मैंने जीवन की बहुत संगतियाँ विसंगतियाँ देखी। मैं यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद मेडिकल स्टूडेंट था जी। मेरे पिता जो थे वो लेक्चरर थे विज्ञान कॉलेज में, माँ मेरी प्रिंसिपल रहीं रमा श्रीवास्तव जी। वो आलमबाग में स्वतंत्र गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल रहीं आजीवन। फादर जो हमारे थे वो विज्ञान कॉलेज में हिंदी के लेक्चरर थे। अच्छा, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो एक नामी गिरामी हस्ती रहे लखनऊ की, बाबू शीतला प्रसाद श्रीवास्तव, जो कि सेक्रेटरी म्यूनिसिपल बोर्ड उस ज़माने में थे। ये एक बड़ी बात है क्योंकि उनकी कई बातें मेरे लिए बड़ी प्रेरणा की रहीं। हालांकि मैंने उनको देखा भी नहीं, मेरे जन्म के पहले ही वो नहीं रहे थे नैनीताल में जी। और वो उनके नाम से रकाबगंज इलाके में एक सड़क भी है जी। बाबू शीतला प्रसाद रोड जी। जो कि बिरहाने क्रॉसिंग से कुंडरी हो करके नादान महल रोड तक गई है जी। उसी तरह उनके नाम से यहाँ का छात्रावास में एक कमरा भी है जिसके लिए उन्होंने डोनेशन दिया जी। और उसमें जो लड़के वंचित हैं, कहीं रहने का ठिकाना नहीं पाते, वो रहें और पढ़ें। उनके नाम से गोल्ड मेडल भी यूनिवर्सिटी में एक चलता है जी। बड़ी बात है। और देखिए उन्होंने क्या प्रेरणा दी। मैं तो सोचता हूँ कितनी बड़ी बात थी कि लड़कियाँ पढ़ती नहीं थी ज़्यादा, तब उन्होंने वो गोल्ड मेडल मुकर्रर किया और कुछ पैसा दिया होगा जिसके सूद से वो बनता है हर साल।
और वो मल्टीप्लाई करता जाता है। जी। उसको बीए में सर्वोच्च अंक हिंदी में पाने वाली लड़की को दिया जाता है। बहुत सुंदर। हाँ, हिंदी में कैनिंग कॉलेज में जिसको सबसे अधिक मिले। जी। तो ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। अब सर, बाकी आपका पारिवारिक जीवन वो आपके व्यक्तित्व में कहाँ तक भागीदारी रहा, कैसे रहा, क्या? अब पारिवारिक जीवन में देखिए, पिता तो हमारे बिल्कुल ही निर्विकार, एक तरह से किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ना दाखिल होना, ना दिलचस्पी लेना, अपने काम से काम। मैंने उनको देखा, बहुत सुशांत स्वभाव के थे। एक तो ट्रांजिस्टर उस ज़माने में होता था, टेलीविज़न आया ही नहीं था। जी। वो उनकी एक ज़रूरत थी, और अखबार या कल्याण के अंक, जी। और अपने कमरे में आराम से पढ़ना, सुनना, मौके पे आके सबके साथ खाना खा लेना, फिर इस तरह से थे, और अपने आप में मगन रहते थे। माँ मेरी बड़ी कार्यकुशल थी, क्योंकि वो बाहर निकल के काम करने वालियों में थी उस ज़माने में, जबकि औरतें चादर ओढ़ करके घर से निकलती थी। मैंने देखा, साड़ी पहन के खाली नहीं। तो नानी और मामी हमारी सब पहले ऊपर से एक चादर ओढ़ती थी। अच्छा, माँ ने चूँकि कुछ ज़रूरत महसूस की, पिता का उनके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रहा, बहुत बाद में वो आके साथ रहे, तो वो अपने पैरों खड़ी हुई। खुद ही उन्होंने अपने कर्मठता से हम लोगों को पालन पोषण में भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त भूमिका थी, और बड़ी वो कहना चाहिए कि ब्रेव टाइप की लेडी रही। क्योंकि मेरी कहानी तो बहुत ही नादुरुस्त है, और तो मुझको पढ़ने लिखने के बाद देखिए, मेरे भाई कामेश श्रीवास्तव जब रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जल निगम पद पे रहे, चूँकि रिटायर्ड हैं, उस ज़माने में बड़े ही मतलब प्रोमिनेंट स्कॉलर थे ये। बीएससी फर्स्ट क्लास, बीई फर्स्ट क्लास, रुड़की यूनिवर्सिटी से एमई फर्स्ट क्लास, और बड़े पढ़े लिखे। तो मेरी माँ का भी एक ख्वाब था कि एक बेटा डॉक्टर होगा, और कहना ना होगा कि मेरे कई साथी जो मेरे साथ थे वो मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हुए। किसी ने डेंटल सर्जरी पढ़ी, जिसके लिए तब कोई कंपटीशन नहीं होता था। और किसी ने फिर दूसरा रास्ता बदला, बट आई वाज सेलेक्टेड। मैं GSVM मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। 2 साल मैं वहाँ पढ़ा, और मैं वहाँ रहा कानपुर में। लेकिन बाद में मेरे साथ एक सदमा ये हुआ कि मैं वहाँ बहुत सख्त बीमार पड़ गया, और वो एक ऐसी बीमारी थी जो न कोई इन्फेक्शस थी, न कहीं की कोई, और समझी में नहीं आई किसी को। वो मेरे नाक से जो ब्लीडिंग होती थी वो बंद ही नहीं होती थी। अच्छा। कई घंटे। फिर क्या होता था, उर्सला में या हाईलाइट में वहाँ मुझे दाखिल कर दिया जाता था। फिर मेरे घर में इत्तला की जाती थी कि भाई इनको आओ देखो, या तो ले जाओ, ये डॉक्टर बनने आए लेकिन ये तो मरीज़ हैं और अच्छे खासे मरीज़ हैं मुस्तकिल। तो फिर थोड़ा बहुत चला। मेरी एक मैम थी वहाँ, मिस मुखर्जी, वो बहुत मुझे चाहती थी, और कहती थी बहुत, मैं सवाल जब करता था तो कहती थी प्रतिभावान है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, ये बीमार रहता है, हॉस्टल में से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। तो फिर घर वालों ने कहा कि पहले इनको दुरुस्त करेंगे तब भेजेंगे। फिर यहाँ ले आए, तब भी यहाँ कहीं मेरा इलाज हो नहीं पाया, और मैं परेशान रहा। अब उस ज़माने की आप इतनी सी बात सुनिए कि मैं इसी कमरे में एक पलंग पे इधर लेटा रहता था, और मेरा इलाज चलता रहता था, और मेरे रिश्तेदार आते थे देखने, और मेरी माँ से कहते थे कि अब ये करेंगे क्या, इनकी तो पढ़ाई छूट गई मेडिकल की। तो हमारी माँ ने कहा कि हमको उसकी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं, आपको इतनी क्यों है, क्योंकि ये अपना मुकद्दर लेके आए हैं, और जो इनको करना होगा वो करेंगे। हम लोगों का काम है कि उसमें इनको आगे बढ़ाना या सहयोग देना। तो बड़ी ही क्लेवर माइंडेड थी वो। और कई बार ये हुआ कि मेरी शादी तय हो गई थी, मैं ये बताना चाहता हूँ। वहाँ जाने से पहले गणेशगंज के एक हमारे रिश्तेदार थे दूरदार के, उन्होंने अपना तय कर रखा था और माँ से कहला दिया। लेकिन जब मेरे ये मेडिकल की लाइन ही अलग हो गई तो फिर ये हुआ हम क्या करें।
जी। और फिर मैं एक कॉलेज ऑफ साइंस था बांसमंडी चौराहे पे, वो हमारे बाद में रिश्तेदार हो गए हैं। जी। वो लोग बाबू श्री राम एडवोकेट के घर में गोविंद राम जी जो हमारे बड़े भाई तुल्य थे, वो वहाँ कोचिंग चलाते थे। तो उस कोचिंग में मैं जब तंदुरुस्त हो गया तो वहाँ पढ़ाने गया, तो मेरे पास तो कोई जॉब नहीं था। और बड़ी अजीब बात थी कि मैं बीएससी भी 3rd क्लास था तो एमएससी में एडमिशन होना भी मुश्किल था। जी। सीधी बात। तो मैं पढ़ाने लगा। मेरे वहाँ पे कोचिंग के पढ़ाए कई लड़के मेडिकल में सेलेक्ट हो गए। जी। बॉटनी में ऐसे ही पढ़ाता था, जूलॉजी, कि वो सेलेक्ट हो गए। मैं ठाकुर थे, काश थे सभी। जी। तो उन बच्चों ने जाके वहाँ कॉलेज में कहा कि क्या यहाँ पढ़ाई होती, पढ़ाते तो वहाँ योगेश सर हैं। जी। देखिए मेरे इतने अच्छे नंबर आए, मैं उनको जा रहा हूँ आशीर्वाद लेने, चरण छूने, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर वहाँ का प्रिंसिपल, देखिए वो ज़माना भी और था, उस प्रिंसिपल ने वहाँ से हमको भेजा कि भाई वहाँ क्या पाते हैं आप जो इतनी दिलचस्पी से पढ़ा रहे हैं, मैं आपको इस कॉलेज में मुलाजमत देता हूँ। अच्छा। तो आप आइए पढ़ाइए। लेकिन मेरी एजुकेशन तो बहुत नाकाफ़ी थी। आई वॉज बीएससी ओनली। तो मुझको वही हाई स्कूल क्लासेस में और केमिस्ट्री लैब में, चूँकि साइंस का स्कॉलर लगा दिया, मैं पढ़ाने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हुआ कि मैंने एमए किया हिंदी में 1st क्लास, और फिर संस्कृत में भी किया 1st क्लास। फिर मैं वहाँ लेक्चरर हो गया। एकदम तो बड़ी जटिल, हाँ, और इतनी कठिन डगर रही। कहाँ से किस डगर से आते आते आप यहाँ तब मैं वहाँ हिंदी लेक्चरर बहुत ज़माने बाद हो पाया। जी। इस बीच में ही मेरे कलम का काम शुरू हो गया। हाँ, बस मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि ये इतनी कठिन डगर पार करते करते फिर आप कैसे लेखन के संदर्भ में, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और कहाँ से आप साहित्य से जुड़ गए? मेडिकल के स्टूडेंट होते हुए भी देखिए आपका इस मेरी तरह से कहानी एक खुली जी। किताब की, मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह सबके आगे है। जी। और बच्चों के लिए उसमें नसीहत भी है, नई पीढ़ी के लिए। मुझे गालिब का एक शेर याद आता है। उनसे पूछा गया कि आपके उस्ताद कौन थे? जी। क्योंकि आपने देखा होगा शेर व शायरी का महकमा ऐसा है कि गुरु को बनाए बिना काम नहीं चलता है। वो हर फन में, हर कला में, हर क्षेत्र में बिना गुरु के आशीर्वाद के वो नसीहत भी देता है, कहीं गलती है तो सही भी करता है और आगे बढ़ाने के उपक्रम करता है। जी। तो जब गालिब से पूछा गया कि आपके उस्ताद कौन रहे, तो उन्होंने कहा ठोकरें ही मेरा उस्ताद थी। ठोकरें ही मेरा उस्ताद थी। जी। तो गुलाब ऐसे ही थोड़े गुलाब होता है, गुलाब ऐसे ही थोड़े गुलाब होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। क्या बात है। अब जहाँ तक आपने लेखन के संदर्भ में पूछा कि उधर मुड़ जाने की बात, जी, कैसे? तो एक वो जो गर्दिश के दिन थे जब हम वहाँ से जुदा हो चुके थे, यहाँ कहीं अदा नहीं हो पा रहे थे, तो उस दरमियान में हमने शुरुआत में कविताएं लिखना शुरू किया। असल में पोइट्री एक ऐसी चीज़ होती है जो दिल के दर्द को उजागर करती है। उसमें कहानी की तरह एक फ्रेम, एक योजना, एक पूरा पात्र संयोजन नहीं होता है, दिल की आवाज़ होती है। तो वो मैंने पहले लिखना शुरू किया। अपने बिस्तर पे एक डायरी रखता, तो उसमें वो मेरी किताबों का एक मजमुआ निकला। उर्दू मिली हुई, हिंदी उर्दू की शायरी थी, शबनम नाम था उसका। और आपको यकीन दिलाएं कि उसमें ज़बान जो मेरे घरों की थी, ख़ासकर कायस्तों की, जहाँ उर्दू हिंदी मिली। मेरी माँ, मेरे मामा सभी बड़े उर्दू के जानने वाले थे। मुझे याद है कि मेरे ननिहाल में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इंजीनियर रहे बाबू माधव प्रसाद श्रीवास्तव, मेरे मामा थे, लेकिन उनको हिंदी नहीं आती थी। फिर जब वो आज़ादी मिली तो उसके बाद वहाँ ये कहा गया कि हिंदी नहीं जानेंगे तो नौकरी नहीं रह पाएगी। तो उन्होंने मुझसे सिलेट पे हिंदी सीखी। अच्छा। मैंने उनको हिंदी सिखाई। वो लोग उर्दू के आदी थे, अंग्रेज़ी में माहिर थे। यही था तरीका उस ज़माने का, फ्रेम आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मेरी मदर भी उसी तरह थी, लेकिन वो भी एक कवित्री थी और लेखिका थी। भले ही उनको ज़्यादा उस रास्ते में प्रोत्साहन नहीं मिला,
मधुसीकर उनकी किताब है कहानियों की, इलाहाबाद में छपी थी। जी और संचित सुमन उनकी कविताओं का संग्रह है, जी जो छायावादी कवित्रियों की श्रेणी में उनको ले जाता है। जी और वो बड़े उजागर व्यक्तित्व की महिला थी। यहाँ जब मैं बीमार था और मेरा भविष्य अनिश्चित था, तो मेरे रिश्तेदार आके कहते थे कि अब ये शादी ही नहीं कर रहे हैं, तो शादी नहीं करेंगे तो ये तरेंगे कैसे? तरेंगे तो हमारी अम्मा ने कहा कि तुम लोग तो अपने बाप को तार ही रहे हो, जी। तुम इनके तारने की फिक्र ना करो। कहा नहीं, इनके कपाल क्रिया कौन करेगा? जी। तो उन्होंने कहा कि तुम खबर मिलती रहती कि तुम तो अपने पिता की जीते जी ही रोज़ करते रहते हो कपाल क्रिया, तो अब तुम इनकी कपाल क्रिया की चिंता ना करो। फिर बड़ी मज़े, उन्होंने कहा नहीं, औलादें होती हैं तो वंश रहता है जी। और आदमी की याद रहती। तो उन्होंने ज़ौक़ का एक शेर कहा, इतनी वो जानकार थी जी। कि रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़। सुखन मतलब लिटरेचर, जी। बातचीत। रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़। जी। औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। बहुत सही जी, बहुत सही कहा। इसके बाद लोग नहीं याद रखते अपने परदादा लकड़दादा को। जी। इस तरह की वो थी, तभी मैं कुछ बन पाया जी। और फिर मेरा सफ़र चल निकला। फिर आपका, जैसे अभी आपने बताया कि किस तरह से विवाह की बात चलती रही और आप उसको टालते रहे, कैसे, तो ये मम्मी जो आपकी थी वो कैसे इस चीज़ को स्वीकार किया? क्योंकि सबका सपना होता है मदर का कि बहू आएगी तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो इस तरह से इसके परिप्रेक्ष्य में कई बातें हैं जी। मेरी मदर का भी कोई वैवाहिक जीवन बहुत अधिक सहज और सुखद और शांतिपूर्ण नहीं रहा, जी। क्योंकि मेरे पिता ने उनकी बड़ी अवहेलना की और उन्होंने अपने 3 औलादें उनको मिल गई खाली, जी। और बाकी वो बाहर और उनकी रुचि अलग अलग थी। जी। और तो फिर बाद में भी उनमें बड़े ऐसे सहज संबंध नहीं थे, ये मैंने मार्क किया। जी। अच्छा, दूसरे तो उनकी ज़िंदगी में भी एक अहमियत चूँकि विवाह की बहुत अधिक नहीं थी, जी। तो उन्होंने मेरी जो परिस्थितियाँ थी उनको देखा और मेरी हिम्मत को, मेरे कलम को, मेरी चेतना को इस तरह बढ़ते देखा, तो उन्होंने इस मामले में बहुत ज़िद नहीं की। जी। क्योंकि वो ज़माना दूसरी तरह का था। आजकल तो सब अपने आप ढूंढ करके भी शादी कर लेते हैं, लेकिन उस समय था कि एक कास्ट फैमिली में ये करेंगे क्या, ये खाएंगे क्या, इनके स्टेटस क्या होगी, क्योंकि ये तो डॉक्टर बन नहीं पाए जी। और सब परिवार में कोई इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है। तो इसलिए ये हुआ कि एक लेखकीय ज़िंदगी की बहुत अच्छी उस समय संज्ञा नहीं थी समाज में। जी। तो माँ ने हमारी बहुत जोर नहीं दिया और हमको लिखने दिया। देखिए, मैंने बताया शबनम मेरे दिल के दर्द को बयान करने वाली पहली किताब है, और मैं कहना चाहूँगा कि वो भी बड़ी मकबूल हो गई। शबनम की भी इतनी शोहरत रही। जी। उसकी गज़लें मैं सबसे पहले अपने ही एक बहुत सुहृद रिश्तेदार भाई को याद करूँगा, कैलाश श्रीवास्तव, जो संगीत के बड़े जानकार और फिर मेरे रघुनाथ सेठ जी के सगे भतीजे थे, वो मेरे रकाबगंज में करीब रहते थे। जी। उन्होंने शबनम की गज़लें गाई और दुनिया में मकबूल की, मैं कभी नहीं भूलूँगा। और मुझे याद है कि अमीनाबाद के चौराहे पर जो बुक सेलर यानी अखबार बेचता है, या मनोहर कहानियाँ और महकता आंचल, माया, फिल्म फेयर, वो लोग मेरी किताबें रखते थे, वहाँ लड़के लड़की आकर के लेते थे। शबनम के बारे में मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँगा कि मेरे एक बहनोई थे जिनके पास मैं कानपुर में मेडिकल के दौरान रहा भी हूँ। डिप्टी साहब थे, डिप्टी GP श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर थे। उनकी बेटी सरोज जी। वो आजकल लंदन या गुड़गांव में अक्सर रहती है। जी। उसका हस्बैंड जो है BP श्रीवास्तव, वो प्रतापगढ़ के हैं। वो आर्मी में थे और बंगलौर में थे उस ज़माने में, या हैदराबाद में अजय थी, ये कानपुर में थी। जी। तो अब उन लोगों की चूँकि शादी आपस में तय ही थी, वो कहीं मुलाकात या किसी बहाने से,
तो लेकिन उस ज़माने में तो लोग कुंडली उंडली विचारने पे बड़ा विश्वास रखते थे कि बिना कुंडली मिलाए कैसे ब्याह होगा। तो ये हुआ कि अब इनकी तो कुंडली मिले ना मिले तो शादी कर ही के मानेंगे। वो तो बाप भी जान गए थे ये शादी होनी है। तो उसने फिर क्या किया, मेरी किताब शबनम को वहाँ भेजा बंगलौर उनके पास, और कहा मैं इसमें 12 खाने होते हैं उसमें आपके टिपने में, कुंडली में। तो उसने कहा कि इसमें आप 12 शेर अपनी पसंद के अंडरलाइन कीजिए और मैं यहाँ 12 शेर अपनी पसंद के अंडरलाइन करूँ। तो फिर वो दोनों किताबें मिलाई गई तो उसमें 9 शेर कॉमन थे। तो इसलिए शादी बहुत अच्छे परसेंटेज से वो शादी तय हो गई। मतलब ये कि खाली बहाना है और एक प्रसंग है, ये उस किताब का भाग्य था। उसके बाद मयूर पंख के ऊपर तो महादेवी वर्मा जी ने मैं गया इलाहाबाद, और मान्यवर सुमित्रा नंदन पंत जी ने बहुत अच्छा कोटेशन लिख के दिया था कि ये कलम बहुत खुशबूदार है, बहुत आगे जाएगी। उसका यही प्रभाव मैंने अपने जीवन में पाया कि लिखना सार्थक भी हुआ। हाँ, बहुत बड़ी बात थी, और मैंने उन लोगों को करीब से पाया और उनका आशीर्वाद पाया। इसका मुझे हमेशा अपने मन में संतोष रहता है। और यही कारण है कि रेडियो में या जब भी लोग कहते हैं कि सुगम संगीत का कार्यक्रम सुना जाता है तो उसमें आपके 1-2 गीत ज़रूर होते हैं। या बम्बई में भी मेरे कम से कम 1 दर्जन तो रिकॉर्ड बने ही। उदित नारायण जी ने गाया, आशा भोसले जी ने गाया, सुधा मल्होत्रा ने गाया, अनूप जलोटा साहब ने गाया, उषा मोनकर ने गाया, और ये कौन अभिजीत जो कानपुर से गए थे, इन्होंने भी मेरे गीत गाए। इस तरह से गाते रहे। अच्छा, मेरे अंदर एक शुरू से मेरी जीवन की, चाहे आप उसको प्रतिक्रिया समझ लें, कि माँ भी हमारी कहती थी कि हमारा बेटा बहुत सब्रदार है और भगवान हमेशा सब्रदारों के पास खड़ा मिलता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसलिए मैंने बहुत सब्र से काम किया, कभी किसी चीज़ में अपने आप को खोया नहीं कि हाँ मुझको जितना मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, जितना मुझको पुरस्कार या किसी तरह का उसका प्रतिफल चाहे किसी तरह से भी मिले, काम किया आगे बढ़े भूल गए, काम किया आगे बढ़े भूल गए, इस तरह चलते रहे। आज शायद इसी बात से मैं अपने आप में संतुष्ट भी हूँ और स्वस्थ भी हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को खोया नहीं। इतना कुछ किया है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका जीवन एक प्रेरणा बन चुका है। सर, एक जानना चाहेंगे आपसे कि आपके साहित्य में जो आपके अपराजिता महाकाव्य है उसमें शुद्ध हिंदी भाषा की खुशबू मिलती है, और आगे आपके जो कृष्ण लीला में विरह बांसुरी उर्दू भाषा की भी बड़ी मीठी चाशनी में घुली हुई मिलती है। कैसे इसे कैसे करते हैं आप, किस तरह से? अब पूनम जी, आपने ऐसी बात पूछी है मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैंने बताई वो मेरे व्यक्तित्व का एक तरह से दर्पण है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया, आज आप सब जानते हैं, आपका परिवार भी जानता है कि हम लोग घरों में उर्दू हिंदी घुली मिली हुई थी। अच्छा, तो जब मैंने अपराजिता लिखनी शुरू की, किसी कि मेरे विचार से इतनी बड़ी बड़ी कृतियाँ किसी उपक्रम से रची नहीं जा सकती। इसके पीछे कोई ताकत होती है जो उनको लिखवाने का काम भी करती है, मेरा ऐसा मानना। क्योंकि मेरे साथ जो रहते थे, या मेरे यहाँ भाई की वाइफ थी, रश्मि थी, कामेश थे, और अशेष हमारे कजिन रहते थे, तो वो देखता था जब कमरे में होता था कि 1 बजे रात उठ करके टेबल लैम्प जला लिया और बैठे लिख रहे हैं। तो मुझे जैसे लगता है कि कोई शय होती है जो इसके पीछे लग जाती है और वो लिखाती। आप उसमें देखेंगे बड़े स्वाभाविक प्रसंग हैं, और बाद में कई लोगों ने लिखा भी उसमें कि उन्होंने तो भगवान को अपने जीवन में अपने आंगन में उतार लिया है। उनके जो प्रसंग हैं वो उनके संस्कृति के अंग बन गए हैं। और उस तरह, चूँकि भाई हम जिस परिवेश में पैदा हुए और अवध में ही और अयोध्या
बाराबंकी, लखनऊ, ये सब वही है इलाका। तो सब राम और जानकी और लक्ष्मण से सराबोर है। तो मैंने पाया कि कोई लिखाता है जो मैं लिख पाता हूँ, क्योंकि छंदबद्ध में इतनी बड़ी योजना तो बड़ी मैथमेटिक्स का काम होता है। और उसमें जो ऋतु वर्णन है वो मैंने अलग ढंग से लिखा है कि वो ऋतु 6 ऋतुआँ हमारे यहाँ मानी जाती। वो ऋतु पहले पंचवटी में, चूँकि वो वन है, उपवन है, तो ऋतु का तो सौरभ और उसका साम्राज्य सबसे अधिक वहीं दिखाई देगा। तो वो पंचवटी में राम जानकी लक्ष्मण पे कैसी उतरी है, और फिर उसके बाद उसका अवलोकन करके जानकी और लक्ष्मण राम के जीवन के संदर्भ आते हैं। फिर उसके तीसरे अंश में वो ऋतु अयोध्या में कैसी गुजर रही है, जो सब दुखी हैं, विरह है, कौशल्या महल में क्या कर रही, सुमित्रा आंगन में क्या कर रही, और चौथे खंड में उर्मिला के कक्ष में उसका क्या प्रभाव बीत रहा। इस तरह मैंने उसको लिखा, जो बहुत लोगों ने पसंद किया। और मैंने सोचा कि मेरी कोई तारीफ़ नहीं है, तारीफ़ तो उसकी है जो जिसने मुझसे काम वसूल लिया। अच्छा, कृष्ण लीला की जहाँ तक बात थी, कृष्ण का जो जीवन है उसमें के जो प्रेम प्रसंग हैं वो अधिक तक दुखांत हैं। राधा कृष्ण के साथ नाम हम लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में उनके जीवन से बहुत दूर हो गई। तो वो जो तड़प है, उस तड़प को वीरा बांसुरी में हमने दर्ज किया है। तो उस तड़प के लिए मुझे उर्दू बहुत आसान लगी और मुनासिब मालूम हुई। रखी हुई है, मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी इसमें कि ये बहुत ही उसमें मार्मिकता जो है, जो दर्द दिल का बयान है, उसके लिए मुझे उर्दू बहुत मुनासिब लगी। तो मैंने उसमें लिख लिया और लोगों को बहुत अच्छी भी लगती। मुझे याद है कि जनाब के नैयर साहब जो आकाशवाणी के निदेशक थे, उनकी पत्नी किसी अग्रवाल फैमिली से थी। मेरा उनके घर से बहुत क्लोज रिश्ता था और मैं आता जाता, तो उन्होंने, उनकी बीवी ने उस ज़माने में ही कह दिया था कि मेरी ज़िंदगी में इससे मोहिनी किताब दूसरी और कोई नहीं है, वीरा बांसुरी। ये बात सिर्फ मुझे इस तरह से महसूस हुई कि कृष्ण की अनन्य भक्ति थी और उर्दू से उनको बेहद लगाव था। बस हाँ, ठीक है, उसमें मेरी भी दोनों का संज्ञा शामिल हुई। हाँ, सामंजस्य ये हुई। जैसे अपराजिता के चाहने वाले जितेंद्र धीर ने खुद लिखा है कलकत्ते। और आप देखिए कि मेरे साथ जो लोग रहे मुस्लिम कवि थे। ये जो आपके कानपुर में भवाना सिंह का शिवाला, उसमें जो बहुत बड़ा समारोह होता है मानस संगम का, उसमें मैं गया हूँ कितनी बार। तो उसमें एक बार हम तीनों एक साथ नवाजे गए। ये सब ऐसे अमूल्य प्रसंग हैं जिनको मैं कभी नहीं भूलूंगा कि रामानंद सागर साहब रामायण सीरियल के लिए बुलाए गए और उनको दिया गया पुरस्कार। अनूप जलोटा भगवान राम के सुंदरतम भजन को गाने के लिए और मुझको अपराजिता लिखने के लिए वहाँ बुलाया गया और मेरा पूरा परिवार भी पहुँचा था उस प्रसंग में। तो वहाँ पर एक मुस्लिम कवि आए थे, मुझे याद है, और उनका नाम था, उन्होंने अपने नाम को पुंडरीक, बाद में रिजवी थे कोई, MM रिजवी, पुंडरीक कमल को कहते हैं, पुंडरीक नाम रखा था। तो उन्होंने एक लाइन में लिखा है, लोगों ने कहा कि राम तो निर्गुण ब्रह्म है, कबीर उनको निर्गुण ब्रह्म मानता है। अब एक जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण कैसे हो सकता है, वो दृश्य कैसे हो सकता है जो कि अदृश्य है। तो उन्होंने एक 2 पंक्ति में कहा कि निर्गुण राम सगुण भय कैसे, हृदय पीर असुआ बनी जैसे। दिल का दर्द तो निर्गुण आपको नहीं दिख सकता, लेकिन जब आंखों में आके छलकता है तो आपको दिख जाता है। क्या बाबू, कितनी बड़ी बात, कितनी सुंदर बात। निर्गुण राम सगुण भय कैसे, हृदय पीर असुआ बनी जैसे। तो यही प्रेरणाएं थी जिनसे मैंने ये काम किए। और फिर अवध पे और लखनऊ पे मेरे चाहने वाले मुझसे वो वसूल करते रहे। बस
आपने इतना कुछ लिखा हुआ है, इतनी सारी पुस्तकें, और आपका सुमन हार मैंने पढ़ा और मैं गाती भी रहती हूँ उससे बहुत सारे गीत। उसमें सारे अपने माटी की सुगंध है, जो अवध की माटी की सुगंध उसके गानों में मिलती है, कविताओं में मिलती है। और जैसा मैं ही नहीं, सभी जानते होंगे जो आपको जानते हैं कि आप साहित्य के साथ साथ संगीत में भी उतनी ही रुचि रखते हैं और उतना ही सुंदर गाते भी हैं, अपनी रचनाओं को भी गाते हैं। क्या सर कुछ 2 लाइनें जो आपको बहुत आपके दिल के करीब हो, कुछ गुनगुनाना? नहीं, गुनगुना तो नहीं पाऊँगा क्योंकि वो मेरा सेवा नहीं है, उर्दू शब्द था मैंने। हाँ, ऐसा है कि देखिए, मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि फिर मेरा लेखन लखनऊ और अवध के संस्कृति को, लखनऊ की ज़िंदगी को बयान करने की तरफ बढ़ा। तो उसकी भी प्रेरणा ऐसी थी कि मैं विज्ञान कॉलेज में जब स्टाफ रूम में बैठता था, शुरू की बात है, तो मैं किसी इमारत के बारे में या किसी प्रसंग के बारे में बोलना शुरू करता। तो उस समय मेरे उससे बड़े हिंदी के लेक्चरर वहाँ थे, नंद कुमार उप्रेती जी, उन्हें शर्मा जी सब कहते थे। मैं परिचय के लिए बता दूं, सपना अवस्थी उन्हीं की बेटी। और ये लोग तब नाके पे रहते थे, थाने के सामने थोड़ी दूर पे। तो यहीं करीब में रहते थे, कॉलेज आते। तो जब मैं वहाँ, अच्छा, ये बड़े विद्वान थे, कई भाषाओं के धनी थे। इनको संस्कृत, बांग्ला और हिंदी, पहाड़ के पंडित थे, सब बहुत अच्छी तरह आती थी। तो मैं जब ये लखनऊ की चाशनी में और ऐसी बातें बयान करता था, तो उन्होंने एक दिन कहा कि योगेश, ये जो बैठ के चाय पे स्टाफ रूम में तुम इतना बोलते हो, अगर इसको कहीं तुम लिख डालो तो ये तो एक अच्छा साहित्य बन सकता है और लोग इसको हाथों हाथ लेंगे, क्योंकि ज़बान का कोई जानने वाला नहीं है जो आपके पास है। अगर कोई उर्दू बोलता है तो उर्दू ही छांट रहा, जो हिंदी बोलता है हिंदी बोला। आपकी ज़बान तो लखनऊ का दर्पण है। तो ये कहा उन्होंने। तो मैंने उनकी प्रेरणा से पहला कॉलम लिखा था स्वतंत्र भारत में, और उसका नाम था कोठी बिबियापुर, यानी वो जो एकदम शुरू से दिलकुशा के आगे है वो कोठी। और मैं कभी किसी वजह से घूमने गया था वहाँ, तो मैंने उसको देखा, महसूस किया, पढ़ा उसके बारे में, और फिर एक अपने कलेवर में उसकी रचना तैयार की। तो वो बहुत पसंद की गई स्वतंत्र भारत में। फिर याद रखिए कि मैं करीब मुतवातिर 100 कॉलम मैंने लिखे, और लखनऊ नामा उसी की दास्तान है। हाँ, वो पूरा दर्ज है उसी में, लखनऊ नामा में। और लखनऊ नामा को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुरस्कृत किया, ये मैं बता दूँ, इसको प्राप्त है राष्ट्रीय पुरस्कार। दूसरी चीज़ ये थी कि स्वतंत्र भारत ने 100 कॉलम मेरे निकाले, सारी इमारतों के बारे में। अच्छा, उनमें विशेष बात ये थी कि मैं इमारत का लोकेशन बताने के बाद उसका आर्किटेक्चर बता करके, फिर उसका इतिहास बता के, उसके अंदर जो घटी हुई रोचक घटनाएं हैं उनको बयान करता। तो और जनता को क्या चाहिए, वो भी सोचती थी कि अगर इसको लेके वहाँ पहुँच जाएं तो एक अलग ही नज़ारा होगा आँखों में। तो इस तरह से लोगों ने बहुत हमें प्रोत्साहित किया। फिर तो वो एक काम आगे चल निकला कि फिर आप उस ज़बान के इतने जानने वाले हैं कि उसमें क्या नहीं हो सकता। फिर दास्ताने अवध, बहारे अवध, डूबता अवध, दास्ताने लखनऊ, सदियों का सफ़र, ये तमाम किताबें हमारी आई लखनऊ को लेके। और बाद में फिर मैंने 2 किताबें ऐसी लिखी जो आज हमें लोग, जिसके लिए बहुत बहुत मेरे पास या बम्बई से या फॉरेन तक से लोग तारीफ़ करते। एक पीली कोठी और एक पराया चांद। तो पीली कोठी उस ज़माने के एक तरह से, जैसे मेरे निवास की जोग्राफी है, मिला जुला मोहल्ला जिसमें हिंदू मुस्लिम सब साथ रहना जानते हैं। और इन घरों में जो पुरानी रवायतें थी तत्कालीन, उनके घरों का क्या फ्रेम था, आपसदारी क्या थी, दिन गुजारने के शगल क्या थे, तमाम फेरी वाले, तमाम दिलचस्पी के जो साधन थे, वो सब उसमें बयान है। और दोनों की मेल जोल की बड़ी बेहतरीन दास्तान, जो पीली कोठी को बहुत लोगों ने पसंद किया। और पराया चांद में मैंने एक तरह से जो नवाबी दौर की तमाम महिलाएं, बेगम भी हो सकती हैं, वो कोई
आपके रकासा भी हो सकती है, लेकिन उनका दुख दर्द जो था, आप देखेंगे उस हर कहानी में एक तड़प निकल के आती है जी। और वो उस ज़माने को बयान करती है, उसके दुख को, दर्द को, लेकिन लखनऊ उसमें पूरी तरह प्रतिबिंबित होता है, इसलिए पराया चांद बहुत मकबूल हो गई। जी जी जी। सर, आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं साहित्य से जो है दूर भाग रही है। उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे, कोई कि क्या करें, वो कैसे किया जाए जिससे उनका रुझान भी इस तरफ हो, साहित्य और इसके संगीत की ओर? देखिए, भारत पूरे विश्व में अपनी इन अनमोल धरोहरों के लिए माना जाता है जी। सारे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ के गांव-गांव के अनपढ़ लोगों के या लोक नृत्यों को या आदिवासियों के ऐसे तमाम जो उपक्रम होते हैं उनके पहाड़ के क्षेत्र में, बुंदेलखंड में और कहाँ राजस्थान में, वो सारा विश्व उनकी तरफ आंखें रखे बैठा हुआ है, उनमें रुचि लेता भी। तो हमारी लोक संस्कृति तो बहुत ही अधिक धनी है और उसी तरह इतनी भौगोलिक विविधता है तो क्षेत्रीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता भी है। आप अपने उत्तर प्रदेश में ही देखिए कि एक तरफ ब्रज, तो एक तरफ बुंदेलखंड, तो एक तरफ अवध, तो एक तरफ पूर्वांचल, एक तरफ रुहेलखंड, इस तरीके की संस्कृतियां हैं जिनके गीत संगीत सब अपने अलग अलग हैं। और अब इनकी मेरे ख्याल से मेरे बचपन में तो ये सब घरों में सीमित थे। औरतें घर ही में ढोलक निकाल के बैठ जाती थी और अपने ज़माने के गीत गाती थी। इनका बाहर कोई प्रदर्शन था ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था। बाहर जो प्रदर्शन होते थे नौटंकी वगैरह में, वो बिल्कुल अलग ही एंगल होता था उनका। वो कोई लोक नृत्य तो लोकगीत ही विशेष नहीं होते थे उनमें भी, लेकिन उसमें स्वांग सपेरा, भरथरी और इस तरीके के नौटंकियों में इस्तेमाल होते। लेकिन ये सारी जो हमारे यहाँ तमाम सांस्कृतिक गतिविधियाँ थी, मैंने ये पाया कि नई पीढ़ी उनके प्रति बहुत ज़्यादा तड़प रखती है और उसने उनको उजागर किया और सामने लाई। आज हम देखते हैं बड़े बड़े नामी गिरामी लोग उसमें रुचि ले रहे हैं। और आपके यहाँ भी आप देखिए, अगर सुनीता जिंगरन जी जो कि प्रख्यात शास्त्रीय अंक की गायिका हैं, उनको नवाजा जाता है जगह जगह इज्जत से और सम्मान से। तो आप ये भी देखिए कि शारदा सिन्हा को भी कितना एजाज़ मिल रहा है सिर्फ लोकगीत के माध्यम से, या विंध्यवासिनी देवी को मिला, या आज के ज़माने में भी जो हमारे यहाँ कर रही काम, उनमें आप हैं पूनम जी, आप और आपकी जो सिखाने वाली गुरु रही हैं प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी, वो भी इन सभी विधाओं में पारंगत हैं, उसको लेके बहुत आगे बढ़ रही। तो मुझको कोई इसके प्रति चिंता नहीं है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग हैं तो फिर ये आगे बढ़ेगा कारवां बहुत तेज़ी से। और बहुत ज़रूरी भी है कि जो जिसके पास से उसको निकाल के लाएं, हम करें। इसीलिए फिर हमने उनमें लिखना इसलिए शुरू किया कि कई बातें थी कि ये गीत या ये चीज़ें हैं नहीं जनता के पास, तो हम रख के क्या करेंगे, हम उन तक पहुंचा दें। दूसरी चीज़ थी कि जनता के पास पुस्तक के लिए कतई समय नहीं है, तो मैंने बड़े अच्छे अच्छे पौराणिक प्रसंगों को उनको स्टेज पर एक डांस ड्रामा की सूरत भी पेश करने की जिम्मेदारी ली। उसमें सबसे ज़्यादा जो पहले मैंने कबीर लिखा था के.बी. चंद्रा साहब के लिए सूचना विभाग में, बहुत ही अधिक वो पूरे भारत में उसके शो हुए थे। उसके बाद मैंने प्रेम पियाला लिखा जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत पे आधारित था, और प्रेम पियाला के भी बहुत शो हुए दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, और मैडम दीपश्री मोहन ने उसको हमेशा किया और बड़े पैमाने पे किया। मुझे बताते हुए अच्छा लगेगा कि प्रेम पियाला में उस ज़माने में नट और नटी का जो रोल था, यानी बादल और बिजली, ये नाम हमने रखे थे भूमिका, वो सुरेंद्र सैकिया ने किया था और लक्ष्मी श्रीवास्तव ने किया, जो आज इतने वरिष्ठ, सुरेंद्र जी तो अब हैं नहीं हमारे बीच में, और लक्ष्मी इतनी वरिष्ठ आपके भरतनाट्यम की नृत्यांगना रही है। उसी तरह आप देखेंगे कि फिर मैं लिखता ही गया
जैसे अभी आपने देखा उषा परिणय देखा होगा, बहुत सुंदर, वो भी मुझे मेरा देखने का लिखा था। सौभाग्य मिला, बहुत ही हाँ, सुंदर। उषा परिणय मुझसे लिखाया गया। जी। उसी तरह मैंने अभी भी लिखा है प्रेम कमल, जी। वो भगवान बुद्ध के जीवन में मथुरा की राजनर्तकी वासवदत्ता को लेके जी। और उस प्रसंग को लिखा। तो मैं लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ नई पीढ़ी उधर ध्यान दे और अपनी इतनी बड़ी संपदा को अपने साथ सहेजे और उसको लेके आगे बढ़े, कुछ काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी आपके जीवन से प्रेरणा लेगी और बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलेगा। हमने आपके इतने सारे अवार्ड पूरे कमरे में रखे हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं अपने बारे में सर। ये एक तरह से प्रोत्साहन है जी। ये मनुष्य का नहीं, मनुष्य की प्रतिभा का सम्मान होता है। जी। तो इससे वो विधा, वो कला और वो कलम सम्मानित की जाती है कि जिससे समाज को कुछ मिल रहा, दिशा मिल रही है जी। और लोगों को अपने जीवन में जो चाहिए था, जो दुर्लभ है और जो और तरीके तो जो हैं आपके नेट पे भी हैं और मोबाइल में भी हैं, टेलीविज़न पे भी हैं, सिनेमा घरों में भी हैं, लेकिन वो जो आपकी महक है, जो आपकी संस्कृति की सुगंध है, या जहाँ पे वैसे मनोहारी प्रसंग रचे बसे हैं जिसमें संगीत भी है, साज भी है, गीत भी है, वो सब जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं उनको खोज खोज के अपने जीवन से निकाल के देता हूँ कि लोग उसको देखें, पाएँ और इसको लेके आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम उस पवित्र स्थान पे बैठे हुए हैं जहाँ पे बैठ के सर ने इतनी सारी पुस्तकों की रचना की और सारा कुछ इतना गागर में सागर भर दिया अपनी पुस्तकों के माध्यम से। आपके गाने फिल्मों में भी गाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो है संगीतकार आपके गाने और बहुत ही प्रसिद्ध हैं आपके गाने, आपका लेखन। और हम सभी जो संगीत से जुड़े हुए हैं वो भी आपके गानों को, जो माटी के रंग में रंगे हुए सुमनहार पुस्तक है, उनके गानों को आज सभी विद्यार्थी और कलाकार सभी गा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी आपके जीवन से ज़रूर प्रेरित होगी। आपका आशीर्वाद हम सबके साथ रहे। बार आशीर्वाद इस तरह देना चाहता हूँ कि लखनऊ की जीनत आप हैं और आपने इतना काम संगीत के क्षेत्र में और इस तरह से मल्टीमीडिया की तरह से अब आपने शुरू कर दिया है, तो लखनऊ आपका हमेशा कर्जदार रहेगा और उसके लिए कोई बपौती नहीं है। वो बस अपने चाहने वालों का मुरीद है। उसके लिए कहा ही जाता है, ये सच है जिंदा दिली की कोई किताब है तू, अदब का हुस्न हुनर का हसी शबाब है तू, सरे चमन तेरा जलवा है वो गुलाब है तू, लखनऊ आज भी दुनिया में लाजवाब है तू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद।